हेलो साइकोलॉजी पीपल, वेलकम बैक। हम कर रहे थे चैप्टर 5 और आज ये लास्ट वीडियो है आपकी चैप्टर 5 की। चैप्टर 5 आज ख़त्म हो जाएगा और इसके डिस्क्रिप्शन में मैं नोट्स अटैच कर दूँगी। थोड़ा सा काम रह गया है नोट्स का, वो मैं वीडियो में बाद में अटैच कर दूँगी, डोंट वरी। ओके, पीडीएफ फॉर्मेट में आप प्रिंट करके पढ़ सकते हो। होपफुली आप चैप्टर के नोट्स पढ़ रहे हो। चैप्टर 3 के, चैप्टर 4 के अवेलेबल हैं नोट्स। आई होप कि आप नोट्स देखते हो। ठीक है, मुझे लिंक में मुझे कमेंट करके प्लीज़ बता दिया करो कि आपको नोट्स समझ आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कैसा लग रहा है। थोड़ा फीडबैक दे दिया करो तो अच्छा लगता है यार। ओके चलो, ऑल्टरनेटिव थेरेपी से हम स्टार्ट करेंगे, ये लास्ट है। ऑल्टरनेटिव थेरेपीज, ऑल्टरनेटिव क्या मतलब? ऑल्टरनेटिव का मतलब ही होता है कि कोई और उपाय। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव थेरेपीज मतलब ऐसी थेरेपीज जो कन्वेंशनल नहीं है। कन्वेंशनल ड्रग थेरेपी या ड्रग ट्रीटमेंट से, अब ये ड्रग वो वाले कोकेन, हीरोइन, चरस, गांजा, ये वो वाले ड्रग्स नहीं है। ड्रग्स मतलब मेडिसिन। ठीक है, जो मेडिसिन ट्रीटमेंट है वो और साइकोथेरेपी से हटकर जो थेरेपी हम देते हैं, जो कुछ भी हम ट्राई कर रहे हैं बेसिकली ठीक करने के लिए, आपकी साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस को कम करने के लिए, दैट इज ऑल्टरनेटिव थेरेपी। ठीक है, इन थेरेपीज में क्या क्या आ जाता है, जैसे कि योगा आता है, मेडिटेशन, एक्यूपंक्चर, हर्बल रेमेडीज आती हैं। ठीक है, जड़ी बूटीज वगैरह। और अगर आपने देखा हो, आई थिंक हर्बल रेमेडीज जैसे यूनानी मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, ये सब हर्बल रेमेडीज में आ जाएंगे, एंड और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो एनीथिंग जो कि बेसिकली जो कन्वेंशनल ड्रग थेरेपी नहीं है, मेडिसिन नहीं दे रहे आपको और साइकोथेरेपी नहीं दे रहे, मतलब किसी आप साइकेट्रिस्ट के पास भी नहीं जा रहे मेडिसिन के लिए और साइकोथेरेपी के लिए किसी साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जा रहे, उसके अलावा आप जो कुछ भी कर रहे हो, दैट इज ऑल्टरनेटिव थेरेपी। योगा एंशियंट इंडियन टेक्निक है। ठीक है, अष्टांग योगा ऑफ पतंजलि योग सूत्रा में इसको बताया गया है। योगा इज कॉमनली टुडे, आजकल जो हम योगा रेफर करते हैं वो हम ज़्यादातर बात करते हैं आसनास के ऊपर, मतलब बॉडी पोस्चर। ठीक है, कि आपने थोड़े बहुत आसन कर लिए, जी मैं योगा करता हूँ, बट एक्चुअली इसमें जो है आपके प्राणायाम भी आते हैं, मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, और दोनों को कॉम्बिनेशन को भी हम योगा बोलते हैं। एक्चुअली योगा में दोनों का कॉम्बिनेशन ही होता है, बॉडी पोस्चर प्लस प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। नाउ मेडिटेशन की अगर हम बात करें तो मेडिटेशन इज अबाउट फोकसिंग योर अटेंशन, या तो आप अपनी सांस पे फोकस करो, ब्रेथ पे, या किसी ऑब्जेक्ट पे, या किसी मंत्र पे। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा इस्कॉन टेम्पल्स में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का कॉन्टिन्यूसली जप चलता रहता है। ठीक है, जो लोग इस्कॉन जाते हैं उनको पता होगा। या ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं कई लोग, सिर्फ राम नाम का, सिया राम का जाप करते हैं। तो बहुत सारे मंत्राज हैं। ठीक है, सो आप किसी मंत्र का जप कर सकते हैं, या सिर्फ ओम ध्वनि का भी, ओम साउंड का भी जाप कर सकते हैं। ठीक है, कई लोग जो है फोकस करते हैं अपनी ब्रेथ पे। ठीक है, अपनी सांस को, जैसे आप बैठ जाइए नॉर्मल चौकड़ी मार के और अपनी सांस को बस देखिए, ऑब्जर्व करिए, सांस आ रही है जा रही है, बस सांस पे फोकस करिए। दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ मेडिटेशन। जिनको बहुत ज्यादा थॉट्स आते हैं ना, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी है, बहुत ज्यादा पैनिक करते हैं, उनको ये बहुत मददगार होता है, कि क्योंकि वो किसी और चीज पे, मंत्र पे भी फोकस नहीं कर पाएंगे। मतलब गले से मंत्र बोलेंगे, वो अपने थ्रोट से मंत्र बोलेंगे, लेकिन फोकस अटेंशन नहीं होगा, रटू तोतों की तरह, मतलब ध्यान कहीं और है लेकिन मुंह से मंत्र बोल रहे हैं। तो इसलिए ऐसे लोग जिनको एंग्जाइटी बहुत ज्यादा रहती है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है, पैनिक बहुत जल्दी करते हैं, उन लोगों के लिए बेस्ट काइंड ऑफ मेडिटेशन है कि आप अपनी सांस पे फोकस करिए। जब आप अपनी सांस पे फोकस करते हैं तो माइंड कहीं और इधर उधर भागता नहीं है। इनफैक्ट भागे तो भी आप अपनी वापस उसको सांस पर लेके आइए। यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे फोकस करने की बात हो रही है, किस तरीके की ऑब्जेक्ट पे आप फोकस कर सकते हैं। कई लोगों ने एक चार्ट पे ऐसे ओम लिख के और उस पे फोकस करते हैं। कई लोग क्या करते हैं जी, कैंडल जला के और कैंडल की जो फ्लेम होती है उस पे फोकस करते हैं। ठीक है, कैंडल की जो वो लौ जल रही होती है उस पे फोकस करते हैं। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट पे फोकस करना। और मंत्र तो मैंने आपको बता दिया है कि बहुत तरीके के मंत्र हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हैं। नाउ एक और मेडिटेशन होती है जिसको हम बोलते हैं विपस्सना मेडिटेशन। ठीक है, विपस्सना मेडिटेशन में क्या होता है? विपस्सना मेडिटेशन
को माइंडफुलनेस भी बोलते हैं। माइंडफुल बेस्ड मेडिटेशन है, इसमें किसी फिक्स ऑब्जेक्ट पे या किसी थॉट पे या कहीं पे भी आप अटेंशन होल्ड नहीं करते। इसमें क्या करते हो, द पर्सन पैसिवली ऑब्जर्व्स द वेरियस बॉडीली सेंसेशन। इसमें बेसिकली विपस्सना मेडिटेशन में आप अपनी बॉडी में होने वाली सेंसेशंस पे फोकस करते हो। जैसे मान लो आप चौंकड़ी मार के बैठ गए, या मान लो एकदम से आपको स्ट्रेस होने लगा, स्ट्रेस का थॉट आ रहा है, तो आप को वो स्ट्रेस आपकी बॉडी में क्या फील हो रहा है, कैसी सेंसेशंस हो रही हैं, उस पे फोकस करते हैं। लेकिन कई लोग उस पे फोकस करने के बाद फिर उनको और ही परेशानी होती है, हाय मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा है, मेरे को तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा, फिर इस तरीके थॉट आने लगते हैं। ठीक है, पर ऐसे नहीं करना होता, पैसिवली, इसलिए लिखा है कि एक्टिवली नहीं, पैसिवली। पैसिवली मतलब उसमें आपको खो नहीं जाना, इतना डूब नहीं जाना अपनी बॉडी की सेंसेशंस में, बस एक तरीके से अपनी बॉडी को, अपने बॉडी में होने वाली सेंसेशंस को ऑब्जर्व करना है, थॉट्स को। जैसे मान लो आपके, जैसे आप आसमान में, मान लो आप खुले आसमान के नीचे बैठे हो और बादल हैं बहुत सारे। ठीक है, वैसे तो दिल्ली, मतलब मैं तो दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, यहाँ तो इतना पॉल्यूशन है कि क्या ही, आसमान में बादल तो नज़र ही नहीं आते। लेकिन अगर आपको, मान लीजिए आप कहीं पहाड़ साइड पे हैं या कहीं पे आपको बादल नज़र आ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि जो क्लाउड्स हैं वो आ रहे हैं और जा रहे हैं। कई बारी बचपन में आपने देखे होंगे ना, हम कहते हैं, ओ ये देखो बादल चल रहा है, बादल चल रहा है, मतलब क्या, क्लाउड्स धीरे 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 करके मूव कर रहे हैं। तो ऐसे ही आपने मेडिटेशन में बैठना है और अपने माइंड में जो भी उस समय आपके थॉट्स आ रहे हैं ना, उनको, जैसे फिल्म चलती है ना, फिल्म थिएटर में फिल्म चलती है, एक के बाद दूसरा सीन, दूसरा तीसरा सीन, चौथा सीन, ऐसे। तो आपको देखना है कि बस ऐसे वो थॉट आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। या फिर जैसे लहरें उठती हैं ना, वेव्स, लहरें उठी, थॉट आया, खत्म, थॉट आया, खत्म, थॉट आया, खत्म। तो आपको उन थॉट में उलझ नहीं जाना, फंस नहीं जाना उन थॉट्स में, उस पर मनन और चिंतन करने नहीं बैठ जाना। ठीक है, ये कहने का मतलब है। उस थॉट को पकड़ के उसमें कोई कहानी नहीं बुनने लग जानी है आपको। बस थॉट उठा उठा और शांत हो गया, बस। ठीक है, उसमें फंसना नहीं है। अपने आप में होने वाली बॉडी की सेंसेशंस को देखो, थॉट्स को देखो, और अपनी अवेयरनेस को इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अपनी अवेयरनेस को इस तरीके से और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं अपने लिए। नाउ एक इसमें मेडिटेशन के अंदर एक और क्रिया, सुदर्शन क्रिया का इन्होंने बताया है। ये श्री श्री रविशंकर की दी हुई है, सुदर्शन क्रिया। ठीक है, सुदर्शन क्रिया योग, स्काई, इनके मेडिटेशन के कोर्सेज होते हैं हर जगह। आपको आर्ट ऑफ लिविंग का, AOL बोलते हैं इसको, आर्ट ऑफ लिविंग, इसमें सिखाते हैं सुदर्शन क्रिया। ये एक बारी अगर आप कोई इनकी सुदर्शन क्रिया सीख लेते हो तो उसके बाद ये आप, इट्स अ फैंटास्टिक थिंग। मैं तो बोलती हूँ सबको करना चाहिए। आपको एक ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए, सारे यंगस्टर्स होते हैं। ठीक है, आपको लाइक माइंडेड पीपल मिलेंगे, एक कम्युनिटी बनेगा, ऐसा फ्रेंड सर्कल जो कभी आपको धोखा नहीं देगा, आपका हेल्प करेगा हमेशा। इट्स सच अ वंडरफुल टू सी। जो भी एक्सट्रोवर्ट्स हैं उनको तो बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, एक ऐसा नहीं है कि बोरिंग सा, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होता। मैंने खुद ने सुदर्शन क्रिया और फिर उसके बाद सहज मेडिटेशंस होती हैं इनकी, मैंने खुद ने ये सब किया हुआ है, एंड इट इज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। ठीक है, तो सुदर्शन क्रिया जो है इस पे बहुत काम भी हुआ है। ठीक है, निमहांस, साइकोलॉजी में निमहांस से ऊपर कुछ नहीं है। निमहांस बैंगलोर इज़ द इंस्टीट्यूट। अगर किसी को MPhil करना है या साइकोलॉजी की फील्ड में आगे जाना है, MA करना है, MPhil करना है, PhD करना है, उससे ऊपर तो कुछ भी नहीं है हमारी फील्ड में। और वहाँ पे भी रिसर्चेज हुई हैं इसके ऊपर, काफ़ी सारे रिसर्चेज हुए हैं, और ये बहुत ही कारगर टेक्निक है। ये आपको बेनिफिट करता है। इट्स अ वेरी लो कॉस्ट थेरेपी से तो बहुत ही लो कॉस्ट है। ऑफ कोर्स थेरेपी कहाँ, 10 एक सेशन के कम से कम ना 1500 रुपये तो एक सेशन के पर सेशन कह रही हूँ मैं, पर सेशन के लगते ही लगते हैं। ठीक है, जो कि सेशन होता है 45 to 60 मिनट्स का सेशन होता है, तो उससे तो बहुत ही सस्ता पड़ता है ये। ठीक है, एक बार आप सीख लो एंड यू ज्वाइन द कम्युनिटी, यू बिकम द पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, एंड इट इज़ वंडरफुल एक्सपीरियंस। ठीक है, ये स्ट्रेस, एंजाइटी, यहाँ तक कि PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लिए, डिप्रेशन के लिए, स्ट्रेस रिलेटेड जितनी भी मेडिकल इलनेस है आपको, सब्सटेंस अब्यूज़ के लिए, अगर कोई ड्रग्स में फंसा हुआ है, रिहैबिलिटेशन के लिए, क्रिमिनल ऑफेंडर्स के लिए, इनफैक्ट जेल में भी, यहाँ तो तिहाड़ जेल है दिल्ली में, वहाँ पे भी इनके कोर्सेज होते हैं।
फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज होते हैं इनके, उनके लिए जो कैदी हैं उनके लिए। अदरवाइज आपको तो पे करना पड़ेगा। आई थिंक 2000 समथिंग कुछ है, वन टाइम पेमेंट होता है। लाइक उसके बाद आप निरंतर जा सकते हो, रेगुलर जाओ इनके ग्रुप्स में। इतना ब्यूटीफुल सत्संग होता है, यू विल हैव फन टाइम, और बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं होता है ये। इट्स अ मॉडर्न डे सत्संग, गिटार के साथ और सब एकदम यू मस्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, ये स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छा इनफैक्ट। तो ये इन चीज़ों में रिसर्च, इन चीज़ों में बहुत ही मतलब कारगर सिद्ध हुआ है, बहुत फ्रूटफुल है। स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में, पीटीएसडी में, डिप्रेशन में, स्ट्रेस रिलेटेड जो भी मेडिकल इलनेस हो रहा है किसी को, उसके लिए, सब्सटेंस अब्यूज़ के लिए और रिहैबिलिटेशन के लिए। योगा टेक्निक जो है आपकी वेलबींग के लिए, आपके मूड के लिए, अटेंशन बढ़ाने के लिए, मेंटल फोकस बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, आपका स्ट्रेस टॉलरेंस लेवल बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी है। कम से कम 30 मिनट्स एवरी डे आपको प्रैक्टिस करना ही चाहिए योगा, जिसमें योगा में सिर्फ आसनास नहीं, प्राणायाम मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी इंक्लूड करके। फिर एक और टाइप का योगा है जिसको बोलते हैं कुंडलिनी योगा। कुंडलिनी योगा इट्स इफेक्टिव ट्रीटमेंट जिनको ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। ठीक है, किसी चीज़ को लेके ऑब्सेशन है, थॉट्स आते रहते हैं बार बार। ना कुंडलिनी योगा प्राणायाम यानी कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ और मंत्र चैंटिंग के साथ किया जाता है। कुंडलिनी योगा में हर कोई ट्रेन नहीं होता, और अगर आप थोड़े से भी स्पिरिचुअल हैं तो मैं तो यही कहूँगी कि कुंडलिनी योगा के लिए ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कीजिए बिना किसी गुरु के। ठीक है, इट कैन एक्चुअली साइकोसिस हो जाएगा फिर आपको, अगर कोई बिना किसी गुरु के आप ये जो हमारे बॉडी में 7 चक्रास हैं, ठीक है, रूट चक्रा से सहस्त्रार चक्रा तक 7 चक्रा हैं। ठीक है, 7 चक्रास हैं, और स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट वो ऐसे कॉइल्ड कुंडलिनी होती है हमारी सांप की, मतलब जैसे ऐसे कॉइल्ड फॉर्म में होती है। तो ये जब एनर्जी है बेसिकली जब रूट चक्रा से ऊपर सहस्त्रार चक्रा तक जाती है। बट दिस यू शुड नॉट एक्सपेरिमेंट विद। आपको ये बिल्कुल बिना किसी गुरु के नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये तो बिकॉज कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हैंडल नहीं कर पाते और फिर साइकोसिस ही हो जाएगा बिल्कुल। तो ये तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, पर हाँ सुदर्शन क्रिया तो डेफिनेटली यू शुड डू। या अपने सिर्फ सांसों पे फोकस करने वाली मेडिटेशन है, यू शुड डू विपस्सना। इट्स अ 10 डे प्रोग्राम होता है ये। मेरी लिस्ट में, टू डू लिस्ट में है ये करना, मैंने किया नहीं है अभी तक। एक बार ये अप्लाई करा था और उस टाइम पे कोरोना हो गया था, उसके बाद मैंने अप्लाई नहीं करा। तो ये जगह जगह इनके सेंटर्स हैं विपस्सना के, और 10 डे के लिए आप रिट्रीट पे जा सकते हैं। इट्स टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट इनके सेशन होता है, जो भी आप अपनी श्रद्धा से वहाँ डोनेट करना चाहें आप कर सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स, आपकी लाइफ इन्हीं एक्सपीरियंसेस को लेके रिच बनती है। आई थिंक यू मस्ट एक्सपीरियंस, यही तो एक्सपीरियंस है जो आपकी लाइफ को रिचनेस देते हैं और रिच बनाते हैं, बाकी तो क्या ही चीज़ें हैं। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ डिप्रेशन जो है माइंडफुल बेस्ड मेडिटेशन उसमें हेल्प करता है। मतलब रिपीटेड एपिसोड्स, आपको एक बार डिप्रेशन, मतलब बार बार डिप्रेशन नहीं होगा, विपस्सना उसमें हेल्प करती है। द मेडिटेशन वुड हेल्प पेशेंट्स टू प्रोसेस इमोशनल स्टिमुली। तो विपस्सना क्या करती है बेसिकली, जो भी आपकी इमोशनल स्टिमुली है, एनवायरनमेंट में जो भी इमोशनल स्टिमुलस आ रहा है उसको बेटर तरीके से आप प्रोसेस करें अपने ब्रेन में। ठीक है, और डिप्रेशन में ना जाएं, और उसके ठीक तरीके से आप उसको रिस्पॉन्ड करें ना कि रिएक्ट करें। ठीक है, बजाय बिना रिएक्शन होता है बिना सोचे समझे, और रिस्पॉन्ड होता है कि सोच समझ कर जो हम कदम उठाते हैं। रिएक्शन इज लाइक गुस्से में कुछ भी रिएक्ट कर दिया, ठीक है, फिर बाद में पछताते ही हैं। रिएक्शन इज नेवर अ गुड थिंग। सो इमोशनल स्टिमुलस को आप बेहतर तरीके से प्रोसेस कर पाते हैं अगर आप विपस्सना करते हैं। ठीक है, ये थे आपके कुछ तरीके, और अभी हम पढ़ने वाले हैं रिहैबिलिटेशन ऑफ मेंटल इलनेसेस। आई होप आपको ऑल्टरनेटिव थेरेपीज क्लियर है। सो रिहैबिलिटेशन नाउ, ट्रीटमेंट जब हम बात करते हैं, अभी रिहैबिलिटेशन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। ट्रीटमेंट जब हम किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का कर रहे होते हैं तो उसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है कि सिम्टम्स हमें रिड्यूस करने होते हैं। एज अ साइकोथेरेपिस्ट आई एम सेइंग कि आपको सिम्टम्स रिड्यूस करने पे फोकस होता है आपका, और इम्प्रूव करना चाहते हैं जो हमारे क्लाइंट है, जो हमारे पास आया है, जो हमारा पेशेंट है या क्लाइंट है, उनका लेवल ऑफ फंक्शनिंग
उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम इम्प्रूव करना चाहते हैं। देखो 4Ds जो हमने पढ़े थे ना, वो हमेशा याद रखना आप अपने उसके डिस्ट्रेस होता है बहुत ज़्यादा, है ना, डिस्ट्रेस होता है, डिसफंक्शनिंग होती है, देन इसके अलावा और क्या होता है। वैसे तो मैं आपको बोल रही थी कमेंट में, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, पर चलो ठीक है, हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, 4Ds होते हैं ना, डिस्ट्रेस, डिसफंक्शन, डेवियंस, किससे, आपकी जो सोसाइटी की नॉर्म है, ठीक है, वहां से, एंड डेंजरस। ठीक है, डेंजरस होता है। तो ये 4Ds होते हैं। तो डिसफंक्शनल होता है, मतलब कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है इम्प्रूव नहीं होती, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेकार होती है। डिसफंक्शन होती है जो हम अपने रेगुलर लाइफ के रूटीन वर्क है फंक्शन नहीं कर पाते ठीक से। तो हमारा काम एज अ साइकोलॉजिस्ट क्या होता है, हमारा काम एज अ साइकोलॉजिस्ट क्या होता है, हमारा काम एज अ साइकोलॉजिस्ट यही होता है कि फंक्शन ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकें और क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी उनकी जो है इम्प्रूव हो जाए और रिडक्शन ऑफ सिम्टम हो जाए। लेकिन माइल्डर डिसऑर्डर के लिए, जैसे जर्नलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, GAD जिसको बोलते हैं, जर्नलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, रिएक्टिव डिप्रेशन, फोबिया है, या सिम्टम्स एसोसिएटेड विद एन इम्प्रूवमेंट। देखो छोटे छोटे डिसऑर्डर्स में, मतलब इन छोटे डिसऑर्डर्स इन द सेंस कि इन तरीके के डिसऑर्डर्स में जो कि साइकोटिक डिसऑर्डर्स नहीं है, बेसिकली कहने का मतलब है जो कि साइकोटिक डिसऑर्डर्स नहीं है। ठीक है, साइकोटिक डिसऑर्डर्स अगर नहीं है तो हमारा फोकस यही होता है, रिडक्शन ऑफ सिम्टम्स, इंप्रूवमेंट लेवल में फंक्शन हो गया, और इसी से हमारा मतलब फोकस ये होता है। लेकिन रिहैबिलिटेशन इससे कहीं आगे होता है। ठीक है, रिहैबिलिटेशन इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट जर्नी। ये रिहैबिलिटेशन हमें उन का जगह पे करना पड़ता है जहाँ पे सिवियर डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, पर्सन को हमें सेल्फ सफिशिएंट बनाना होता है। ये साइकोटिक डिसऑर्डर्स के में काम आते हैं, या फिर साइकोटिक डिसऑर्डर्स जब ठीक हो जाते हैं उसके बाद रिहैबिलिटेशन चाहिए होती है, या फिर सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर। ठीक है, सब्सटेंस SUD, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर जहाँ पे होता है, उसके बाद हमें ठीक करना होता है पेशेंट को, तो रिहैबिलिटेशन काम आता है। सो एम क्या होता है रिहैबिलिटेशन का? एम होता है एम्पावर करना पेशेंट को ताकि वो एक प्रोडक्टिव मेंबर सोसाइटी का बन सके, जहाँ तक टू द एक्सटेंट पॉसिबल, मतलब जहाँ तक पॉसिबल है, मतलब अपना खर्चा खुद उठा सके, कुछ अपनी रोजगार कर सके, खुद कमा के खा सके, अपना खुद का ख्याल रखे, खुद का हाइजीन का ख्याल रखे। क्योंकि साइकोटिक डिसऑर्डर्स, हैलुसिनेशंस हो रही हैं, साइकोटिक डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं आपके, जिसमें हैलुसिनेशंस हो रही हैं, डिल्यूजन्स हो रहे हैं, ठीक है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया वगैरह है, तो उसमें तो बड़ा दिक्कत हो जाता है, लोग अपना ख्याल खुद का भी नहीं रख पाते हैं और हॉस्पिटलाइजेशंस कभी कभी करनी पड़ जाती हैं। तो इसलिए फिर वापस सोसाइटी, जब वो ठीक हो जाएं, वापस सोसाइटी में जाना और अपने आप को स्टेबल करना, एक जॉब ढूंढना, ये बहुत चैलेंजिंग काम होता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी आज भी एक्सेप्ट नहीं करती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा मेहनत। ये रिहैबिलिटेशन इनफैक्ट एमफिल रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी में भी की जाती है। ठीक है, जस्ट फॉर द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। सो ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्किल, सोशल स्किल ट्रेनिंग, मतलब सोशली उनको दोबारा सोसाइटी में जाना है, सॉरी, थैंक यू, बेसिक मैनर्स और भी छोटी छोटी चीज़ें उनको सोसाइटी में वापस भेज रहे हैं। तो वो सोसाइटी में वापस भेज रहे हैं, मतलब पहले तो ज़्यादा स्पेंड वो घर पे टाइम करते हैं या फिर हॉस्पिटल में टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है, अगर हॉस्पिटलाइजेशन है तो तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सोशल थेरेपी एंड देन वोकेशनल थेरेपी, ये 3 थेरेपीज इसमें देते हैं हम। ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होता है, पेशेंट को स्किल्स सिखाए जाते हैं, जैसे कैंडल मेकिंग कर लो, पेपर बैग बना लो, वीविंग मतलब बुनना, जैसे टोकरियाँ आती थी, हाथ से बुनी हुई टोकरी होती है, या और कुछ इस तरीके का, मतलब बेसिकली छोटे छोटे काम इस तरीके के जिसको आप जिससे आप थोड़ा कुछ पैसा कमा सको, रोजगार बेसिकली आपको मिल सके। ठीक है, सोशल स्किल ट्रेनिंग, एज आई टोल्ड यू, बेसिकली कि इंटरपर्सनल स्किल मतलब कि जो स्किल्स आपस में कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, एक पर्सन को दूसरे पर्सन से कम्युनिकेशन के लिए बेसिक मैनर्स और जो उनके इंटरपर्सनल स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करते हैं। कैसे इम्प्रूव करते हैं? थ्रू रोल प्ले। मतलब हम उनके सामने एक्टिंग करके दिखाते हैं कि देखो उसने मुझे कोई चीज़ दी है तो मैंने थैंक यू बोलना है, आगे से सॉरी बोलना है, जैसे छोटे बच्चों को सिखाते हैं बिल्कुल वैसे उनको सिखाना पड़ता है, इमिटेशन करके, इंस्ट्रक्शंस देके कि आपने थैंक यू क्यों नहीं बोला, थैंक यू बोलो,
ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो सोसाइटी का हिस्सा बन सके। कॉग्निटिव ट्रेनिंग की जाती है उनकी टू इम्प्रूव द बेसिक कॉग्निटिव फंक्शन। उनकी अटेंशन जो हैम्पर डैमेज हो गई होती है, मेमोरी, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो फ्रंटल लोब के हमारे ब्रेन के फंक्शंस हैं, तो इन चीज़ों पे क्योंकि उनका अटेंशन, कॉन्सेंट्रेशन सब बहुत कम हो गया होता है, तो इसको ठीक करना, इसको इम्प्रूव करते हैं, मतलब कोशिश करते हैं हम इसको अप करने की। ठीक है। आफ्टर द पेशेंट इम्प्रूव्स, अगर जब इन चीज़ों में मतलब उनको ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी है, उनको इंटरपर्सनल स्किल सिखाए हैं और उसके बाद हम उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं इन द एंड। ठीक है। थर्ड ट्रेनिंग इज वोकेशनल ट्रेनिंग, जिधर हम पेशेंट को हेल्प करते हैं कि वो प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट पे फोकस होता है बेसिकली हमारा, कि वो अपना, अब उन्होंने कैंडल मेकिंग सीख ली, उनको कैंडल बनाना आता है। ठीक है। अच्छे अच्छे फ्रेगनेंस के साथ और अच्छा कैसे कैंडल मेकिंग करते हैं। अब उनका कैसे वो इससे अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे सेलिंग करेंगे, इसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं उनको हेल्प करते हैं कि वो अगर कोई स्किल सीखा है तो वो काम का तो तब है जब आप उससे पैसा कमा सको, क्योंकि पैसा तो बहुत ज़रूरी है ना भाई, सबको पैसा चाहिए, सर्वाइव तो करना है लाइफ में। तो वो फिर हमारा थर्ड पार्ट होता है वोकेशनल ट्रेनिंग का। ठीक है। कि उनको सिखाते हैं कि हाउ टू यूज़ योर स्किल्स एंड उससे प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है जी। इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है और अब हम 6th और 7th 2 चैप्टर बचे हैं आपके, जो हम जल्दी से कवर कर लेंगे। आई होप कि आपको अच्छा लगा वीडियो, आपको समझ आया। प्लीज़ 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 मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करो। आई वुड लाइक टू नो कि मेरी ऑडियंस कहाँ की है, आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं और आपको समझ आया या नहीं, कैसा लगा आपको ये वीडियो। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट हेल्प्स मी, मेरे को अच्छा लगता है कि मैं आपको जानूँ थोड़ा बहुत कि आप लोग कौन सी क्लास में, ऑब्वियसली आई मीन 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, बट कहाँ से, कौन से स्कूल से, कौन से शहर से आप वीडियो देख रहे हैं। एंड हेल्प माई चैनल ग्रो, डू गिव मी अ थम्स अप, it just helped me in many ways. And subscribe my channel if you have not subscribed my channel. Do click that link so that you every time आपको notification आ जाए वीडियो जब भी अपलोड होती है। And I'll see you up chapter 6 के साथ मिलेंगे। Till then, keep learning, keep revising. Goodbye.